नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उनकी बिजनेस मॉडल हो, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, मार्केट की ट्रेंड हो, वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो कह सकते हैं कि शिपिंग इंडस्ट्रीज की एक बड़ी दिग्गज कंपनी है, जो फिलहाल ये सरकार की नहीं है। मैं आपको पहले कहूँ ये सरकार की नहीं है कि जो सरकारी कंपनी है उसको हम लोग आमतौर पे शिपिंग का जैसे नाम लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं शायद सरकारी कोई कंपनी होगी। लेकिन ये जो कंपनी है उसके कुछ पहलू को समझाने की कोशिश करूंगा। ये यदि हम शिपिंग कॉरपोरेशन से कंपेयर करने के लिए इसको रखें तो शायद बेहतर हो सकता है। फिलहाल ये देखा जाए, मैं कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो पी रेशियो है उसके मुताबिक ये डबल है। निवेशकों का क्या है, क्रॉड डबल का आंकड़ा है। लेकिन कुछ चीज इनकी निगेटिव है तो कुछ चीज इनके ज्यादा पॉजिटिव दर्ज कर। ये सबसे पहली बात किया जाए कंपनी को लेकर के, तो कंपनी जिक्र करती है जो शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ में यदि बुक वैल्यू के मुताबिक देखते हैं तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक की श्रेणी में आती है। चाहे आप बुक वैल्यू से कंपेयर करें, चाहे आज के टाइम में इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर किया। यदि दोनों चीजों को देखा जाए तो कह सकते हैं कि मार्केट जो है फिलहाल आजकल एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, जो शायद यहाँ से जब मार्केट एक रेंज में आएगी, स्थिरता बनाएगी। जैसे कि आज हमने देखा कि 5 मार्च 2025 जब मार्केट में थोड़ा सा स्थिरता की तरफ इशारा देती है, तो शायद यदि मार्केट स्थिरता क्रिएट करती है तो यहाँ से बेटर रिजल्ट की तरफ इशारा मिल सकती है। यदि कंपनी को लेकर के आपके सामने ही डिस्प्ले पे लेके आता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। जिक्र इन बातों को लेकर करती है कि कंपनी जिसका नाम ट्रांसवर्ल्ड है, और ट्रांसवर्ल्ड यदि सर्विस की बात करें तो सर्विस में कहती है कि शिप ऑर्निंग सर्विस की बात है। और उनके पास यदि शिप ऑर्निंग के अलावा यदि देखा जाए तो ये अदर बिजनेस भी करती है, जहाँ पे चाहे एविएशन की बात करें, फूड पैकेजिंग एंड एग्री लॉजिस्टिक की बात करें, रियल एस्टेट्स हों, फैमिली ऑफिस और इक्विपमेंट, बाकी सर्विसेज की बात कहती है। यदि कंपनी की जहां पे हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट की रेस में, तो देखा गया करीब 0 पॉइंट अर्थात कह सकते हैं कि 75% की ही रैली क्रिएट करता है, जबकि इंट्रेंसिक वैल्यू से आज भी 10-11 रुपए नीचे ही ट्रेड करती देखी गई है। यदि प्राइस को देखा जाए आज के टाइम में, तो ये लगता है कि शायद बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज किया है, और ऐसी गिरावट पहली बार नहीं हुआ। क्योंकि जब आप इनकी चार्ट को एक साल में देखेंगे तो ये आंकड़ा लेके आती है। यदि आप इन प्राइस से लेकर के इन प्राइस को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मार्केट जो रेस थी ना, वो नियर अबाउट अभी सेम आंकड़ा डिजाइन सेम पोजीशन पे आके खड़ी हुई है। जबकि इससे पहले भी एक बार आने की कोशिश किया था, उससे पहले भी था, तो मार्केट में उछलता कूदता देखा गया। लेकिन जब आप इनके पुराने रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं, लास्ट 3 सालों की डेटा को देखने की कोशिश करते हैं, तो ये जिक्र करती है कि यदि हम इसी प्राइस से इसको लें तो समझ में आती है कि जो अभी जो मार्केट रेंज हैं, वो मार्केट रेंज काफ़ी क्या है, मार्केट रेंज कहाँ तक आके खड़ी हुई है। यदि हम इन प्राइसों को देखें तो ये कह सकते हैं कि अभी मार्केट जिस रेंज में था यहाँ पे, उस रेंज के आसपास जो ओपन प्राइसिंग थी, उसके बाद यदि मार्केट ने डिप लिया था, बॉटम लिया था, तो ये बॉटम टू बॉटम को टच नहीं किया। अर्थात ये इनके लिए क्या कहती है, ये इनके लिए कहती है प्लस, इसको पॉजिटिव की तरफ कह सकते हैं कि ये जिन्होंने बॉटम टू बॉटम को टच नहीं किया, यहाँ से बाउंस बैक क्रिएट करती देखी गई है। लास्ट 3 सालों की डेटाबेस को भी हमने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की। चलिए जानने की कोशिश करते इस कंपनी को कुछ और परत को। मार्केट कैप कंपनी के करीब 600 करोड़ के आसपास की है। प्रमोटर कंट्रोल अच्छी खासी है। आरओई आरओसी दोनों नेगेटिव इशारा देती है, जबकि कंपनी 9% की सेविंग भी करती है, जहां करीब 18 रुपए से ज्यादा का इनका अर्निंग पर शेयर है। यदि स्टॉक पी के सवाल को देखा जाए तो इंडस्ट्रियल की मुताबिक मार्केट मिनिमम लगता है कि 10% से ज़्यादा रैली क्रिएट नहीं करता है, नियर अबाउट अभी सेम है। तो ये कह सकते हैं कि अभी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, अंडर वेटेज की श्रेणी में जिक्र करती है। और फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक यदि चर्चा करें तो ये जिक्र करती है कि यहाँ पे
यदि आप वाई ओ वाई के मुताबिक कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बेटर था। क्यू और क्यू के बेसिस पे मार्केट में गिरावट दर्ज करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बेटर रिजल्ट दर्ज करती है। जबकि कंपनी लगातार नुकसान झेलती नजर आई थी इस लास्ट 2 पीरियड में, वहाँ पे इसमें अस्थिरता बनती देखी गई और 15 करोड़ तक उन्होंने प्रॉफिट भी आंकड़ा लिया। इनके लिए एक डिमेरिट की बात है कि अनएडजस्टेबल है, और वो क्या है, इंटरेस्ट की टेंशन। और इंटरेस्ट के टेंशन के अलावा यदि आप इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस को देखते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे आकर पॉजिटिव होता है, और ये ऑन एवरेज अभी भी ऑन एवरेज कहाँ पे टिकी पड़ी है, एक अपॉर्चुनिटी की बात कहती है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार निगेटिव इस पीरियड में आकर की हुई, जबकि रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं था कंपनी में। बैलेंस शीट की पोजीशन में जो फंड था, ज़्यादातर फंड फिक्स एसेट्स और अदर एसेट्स के अंदर जिक्र करती है। पीयर से कंपेयर करें, जैसे हमने कहा था, इस कंपनी को जब आप पीयर से कंपेयर करेंगे तो जहां पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज हों, या ये भी कह सकते हैं कि इनके अलावा जी शिपिंग वाले जो दिग्गज कंपनी है, उन कुछ कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा वैल्यूशन महंगा दिखता है। पर यदि आप इनकी बुक वैल्यू के मुताबिक देखें तो बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट सस्ता दिखता है। ग्रोथ लेवल के मुताबिक यदि देखा जाए तो ये जिक्र करता है कि नेट इनकम मार्जिन जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन के कंपेरिजन काफ़ी कम है। पर स्टेबिलिटी की बात यह है, जो इनका जो कारोबार है दिन ब दिन स्थिरता की तरफ ले जा रही है। अब सवाल ये आती है कि क्या कंपनी को लेकर के यदि आप देखेंगे तो ये आप की जिक्र करती है कि जो इन्वेस्टर का रिएक्शंस था उसमें करीब 16-17 हज़ार निवेशक हैं। एफआईडीआई की कोई होल्डिंग है नहीं। आम निवेशकों के पास करीब करीब 30% की होल्डिंग है। रेस्ट होल्डिंग की बात यदि किया जाए तो रिसेंटली अपडेट हमने प्रेस रिलीज देखा था, लेकिन उसमें बड़ी उन्होंने परसेंटेज वाइज इन्होंने गेन की जिक्र नहीं किया था, केवल नंबर की गेम जारी किया था। कंपनी में रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखा जाए तो ऐसा कोई भी आंकड़ा तो नहीं दर्ज करती। हाँ, पुअर सेल्स रहा है और सुपुअर सेल्स के बेसिस पे मार्केट में, जबकि इनकी लास्ट कुछ सालों की डेटाबेस देखेंगे तो लगातार गिरावट रहा है, लगातार बिकवाली का प्रेशर है एट द टाइम फ्रेम। बट यदि आप इन चार्ट लेवल पे देखते हैं तो देखिए मार्केट में क्या होती है, जो एक जगह पे एक प्राइस पे लोग लेते हैं, यदि आप इसी प्राइस को अवलोकन करके देखेंगे तो एक प्राइस पे लोग लेते हैं तो दूसरी प्राइस के आसपास की बात जिक्र ये होता है कि यहाँ जैसे मौका मिलता है तो पार्सली लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और ये कहते हैं कि ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग करते रहना। ये ट्रेंडिंग बुकिंग हुआ, ये पार्सली बुकिंग हुआ। ये दोनों दोनों चीजें। अब टारगेट और एसएल को लेकर जिक्र करता है तो टारगेट को लेकर कहता है कि जब भी अपनी कैपिटल लगातार आपके ट्रेंड के मुताबिक चलता रहे तो शायद प्रॉफिट निकालना आसान है, पार्सली प्रॉफिट निकालना चाहिए। और लगातार यदि कोई अपनी कैपिटल नुकसान होती जाए तो उसको स्टॉप करने की जरूरत होती है। तभी तुम कहते हैं कि घर में ऐसे सामान लेके आओ जो हमें लंबे पीरियड तक चले। यदि हम शॉर्ट पीरियड के लिए सोचेंगे तो शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तब उसको ट्रेडिंग के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। इन्वेस्टमेंट कभी नुकसान नहीं देता, ट्रेडिंग नुकसान भी दे सकता है। ये एक जानने की बात है, एक सिंपल सी बात है जिसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्त।